खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ उम्मीद बड़ी साहब और मैं हूँ सईद काज़ी। नाज़रीन, हुकूमत ने अब ये कहा है कि हम एक साथ इलेक्शन करवाते हैं। कल अपोजिशन ने कहा था कि जी हम जेल भरेंगे। अब एक इन्होंने नया पता खोल दिया है। बड़ी साहब ये क्या है? माइनस इमरान खान फार्मूला कुछ पिट सा गया है। बटी साहब रोज़ाना ही हम सुनते हैं नैब तरामीम केस। अब इसमें हमने बात की थी और पहले भी बात कर चुके हैं कि केसेस अब उस फोरम पे जाएंगे नैब में, लेकिन केस ख़त्म नहीं हुए। मगर सवाल फिर ये कि जो जहाँ पे गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट्स करती है वहाँ क्या गवर्नमेंट का एहतसाब हो सकेगा? आज तक तो नहीं हुआ। और बिजली महंगी करो वरना वायदा नहीं होगा। IMF जो है वो अपनी तमाम शराइत आहिस्ता आहिस्ता मनवा रहा है। बड़ी साहब पहले आ जाते हैं, पूरे मुल्क में एक साथ इलेक्शन वाली कोई कहानी नहीं है। इलेक्शन में इन्हें मौत नज़र आती है, ऐसे मुझे लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, आज तक अयूब हो, ज़ियाउल हक हो, मुशर्रफ हो, उन्होंने आइन नहीं तोड़ा जितना मौजूदा हुकूमत आइन तोड़ रही है। इत्तेहाद एहसन सबके मुताबिक आइन तोड़ रही, कानून शिकनी कर रही है। आर्टिकल 6 की मुर्तकब हो रही है जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत है। उनका कहना है कि मौजूदा हुक्मरान जितने ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहे हैं गलत है, गैर आईनी है। आर्टिकल 6 है, 90 दिन के बाद एक दिन भी नहीं रह सकते। मौजूदा हुक्मरान अब तक इलेक्शन फरार का हर चोर रास्ता इस्तेमाल कर रहे हैं। उसमें हर चोर रास्तों में क्या है? इमरान खान की हुकूमत को गैर आईनी, गैर कानूनी होचे हथकंडों से खरीदो फरोख्त करके डरा धमका के 9 अप्रैल को उसकी हुकूमत छीनना। एक फिर जिस शख्स पर 4 माह से फर्द जुर्म आयद नहीं हो रही थी, मुबैना तौर पर 16 अरब रुपए के मुलजम थे मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे साहब, उनको मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया, कब्जा करवा दिया गया मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ का। फिर आइन तोड़ा, इमरान खान की हुकूमत तोड़ निकाली, आइन तोड़ा। इमरान खान पर कातलाना हमला कराया, फिर आइन तोड़ा, आर्टिकल 6 की वायलेशन की। आदम सवाती, शहबाज गिल, फवाद चौधरी, शेख रशीद, नजायज़ पर्चे दिए, झूठे किए मुकदमात, जुल्म किया, तशद्दुद किया, इंसानी हकूक़ की वायलेशन की। फिर मौजूदा हुक्मरान आर्टिकल 6 के मुलजम ठहरे। उसके बाद पंजाब हुकूमत में जिस तरीके से तहरील असम्बलियों को सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके सेफ हाउस में ज़बरदस्ती बुला के लोगों को डराया धमकाया गया, फिर आर्टिकल 6 की वायलेशन। ये उस वक्त जब असम्बली टूट रही थी। अभी तहलील कर दिया था, उन्हें कहा गया था नोटिफिकेशन जारी करो। अहम तरीन अफसर ने कहा मैं अपने आप को रेस्ट समझूं। तो जिस मुल्क में आइन ना हो, कानून ना हो, उसकी हुकूमत जायज कैसे हो सकती है? ये जो जमहूरियत की कवालियां करते रहे हैं, मार्शल लॉ की वजह बर्बादी होगी, मार्शल लॉ ने बर्बाद कर दिया, ये थी जमहूरियत इनकी? भाई साहब, इन 13 जमातों ने ज़ियाउल हक के मुकाबले में 1000 गुना ज़्यादा आइन तोड़ा। आइनी माहिरीन के मुताबिक यहिया के मुकाबले में ज़्यादा तोड़ा, मुशर्रफ के मुकाबले में तोड़ा, और अब भी तोड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं पूरे इलेक्शन कराएंगे। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन से इमरान खान फोबिया से डर के हर वो गैर आइनी काम कर रहे हैं जिसकी आइन इजाज़त नहीं देता। रोज़ाना आइन तोड़े, आर्टिकल 6 तोड़ रही है ये PDM की हुकूमत मुबैना तौर पर। रोज़ाना ट्रांसफर उन्हें कानून क्या है? कानून तो हमारे अकाउंट्स के रोंदा हुआ है। ये आजम नज़ीर तारड़ सिर्फ आखिरी एक बात, ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे। इन्हें ख्वाब में भी इमरान खान डरता है। जिस मुस्लिम लीग जिसको आपकी काबिल एहतराम लीडर मरियम नवाज टिकट का कह रही थी, उसकी लोग टिकट लेने से इनकार कर रहे हैं। लाहौर के एक वजीर ने, वो कौन सा है जो कल इधर शामिल हुआ है इनका बंदा? और 5-6 ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ यार मैं ਐਵੇਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਕਮਾ दे रहे हो यार। वो घटिया आदमी है जो झूठ बोलता है। नहीं, मैं ये कहता हूं कि नून लीग जो ताकतें हैं, आलमी हों या मकामी हों, वो तो उसको देखना नहीं चाहती। और अल्लाह करे वो निगरान काबीना का हिस्सा हो जो झूठ बोले, बस इससे ज्यादा बद्दुआ मैं नहीं दे सकता। नहीं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत जिंदगी दे। और आपको भी दे। लेकिन मैं इसको वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने इलेक्शन के बारे में कुछ कहा है, अहम वजीर है वो।
आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए, ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। और वैलिड रीजन क्या है कि असं हार जावे? नहीं वैलिड नहीं। भट्टी साहब एक मिनट दो मैनू, मैं आपके पास बैठा था, एक साहब बैठे थे, मैं उनका नाम नहीं लेता, बड़े भोले से मतलब है अफसर थे। मैंने कहा यार क्या डर क्या है? उसने कहा डर ये है कि 2/3 के साथ आ गया तो हमारी अलमारियां खुली तो बीच में से बड़े ढांचे नजर आएंगे। तो जो वैलिड रीजन है ना कि अगर मिस के इलेक्शन से मैं अंदर हो जाता हूं। कादी साहब कितनी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस अवाम की, कि इन पर कौन से लोग मुसल्लत हो गए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब वो कह रहे हैं आइन में कोई बात नहीं कि इलेक्शन आगे करते। वो भाई इलेक्शन आपकी ख्वाहिश पे आगे होंगे। एतजाज़ अहसन साहब ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि 15-9वें दिन के अंदर पाबंद है, नहीं तो आर्टिकल 6 लगेगा। ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ। किस बेस पे आप आगे इलेक्शन ले जाएंगे? अभी तक अनाउंस क्यों नहीं किया? 22 दिन हो गए। इस सिलेक्शन कमीशन को रेस्ट नहीं कर लेना चाहिए था कि भाई आपका फ़राइज़ में शामिल है साफ शफाफ इलेक्शन कराना। आपने पूरे पंजाब में लगड़ बगड़ करप्ट चुन चुन के अफसर जिन्होंने 2007 में एक लाहौर में लगा मोटू गैंग, उसने एक खोकर के साथ अरबों रुपए की किया जगह खाली कराने का, वो आजकल बड़ी अहम पोस्ट पे लगा। आप उन लोगों को लगा रहे हैं। इलेक्शन ना कराने की रीज़न बज़ाहिर क्या है मुझे बताएं। ये कैसे कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा? कहते हैं आइन खामोश है। आइन खामोश नहीं, आपकी इक़्तिदार की हवस ख़त्म नहीं हो रही। आपकी बुग़्ज़ इमरान में आप आइन भी तोड़ रहे हैं, लोगों के हकूक़ भी छीन रहे हैं और जमहूरियत दुश्मनी भी कर रहे हैं। भाई इलेक्शन साफ शफाफ कराएं, दोबारा आते हैं तो सो बिस्मिल्लाह है। ये वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे बड़े काबिल एहतराम। मैं बड़ा दुख हुआ, आसमा जंगीर साहब के पास ही अक्सर जाते थे, काश वो भी होती तो वो भी आज इन पर रोती कि यार ये क्या इन शिकनी की बातें कर रहे हैं। और भाई आज किस बेस पर हुकूमत आगे ले जाओगे? क्या इसलिए कि इस मुल्क पे इमरान खान के डाकू चोर मुसल्लत है? क्या इस बेस पे आगे इलेक्शन लगाओगे कि इमरान खान तुम्हें भट्टी साहब मुझे सिर्फ आप एक बात क्या इस बुनियाद पे इलेक्शन लगाओगे कि अमेरिका तुमसे नाराज हो जाएगा? क्या इस बेस पे इलेक्शन लगाओगे कि मुल्क को डिफॉल्ट करने का तुमने सौदा कर लिया? भट्टी साहब एक मुझे बात बता दें, क्या मैं अब ये समझने में, ये इस मुल्क के अवाम ये समझने में जो है वो हक बजानब है कि मार्शल लॉ भी इसलिए लगता है कि तुम्हारी जेबें भरें और जमहूरियत भी इसलिए होती है कि तुम्हारे एहसास महफूज रहें। आज तो हमने मार्शल लॉ और जमहूरियत की डिस्टिंक्शन खत्म कर दी। ये जो वेस्टर्न लिबरल जमहूरियत की कवालियां करते थे साहब, हमने तो जमहूरियत लिया ना। मार्शल लॉ क्या होता है कि आप आइन सस्पेंड कर देते हैं, तो आपने आइन तो सस्पेंड कर दिया मौजूदा हुक्मरानों ने, आइन तो नहीं रहा। मावरा आइन आप काम कर रहे हैं, यहाँ एतजाज़ अहसन सबसे मुनाजरा करें, मुझसे क्यों कर रहे हैं? शाइख उस्मानी से करें, सलमान राजा से करें, तमाम आइनी माहिरीन से करें। पीटीआई के आदमी तो नहीं ना वो भाईजान वो क्रेडिबल लोग हैं। मैं सलमान अकरम राजा साहब की बात कर रहा हूँ, अली जफर की बात कर रहा हूँ। एक मैंने आपसे सवाल करना है बड़ा ज़रा दिलचस्प हट के। एक ज़माना था जब आप बड़े नौजवान थे तो फिल्म जो है वो गोल्डन जुबली करती थी, प्लाटिनम जुबली करती थी। ये हर एक दिन बाद शो जड़ा है वो पिट के डब्बा हो रहा है, एपीसी करानी है, आज एपीसी फिर खत्म। ये क्या चक्कर है? एपीसी होती है आल पार्टी लूट लुटाओ। आल पार्टी एपीसी की नहीं जरूरत। कादी साहब मेरे मोहतरम, इस मुल्क के मुल्क दुश्मन और आइन शिकन हमारे सामने है। हम डर के मारे उनका नाम नहीं ले रहे क्योंकि वो ताकतवर है। रशीद शरीफ बना देंगे, साबर शाकर बना देंगे, मोहित पीरज़ादा बना देंगे। साहब एक हवाले से आप समझते नहीं है कि वो एक बंदा कहते थे यार, हमेशा हर बात पे कहते थे यार है बड़ा अच्छा है, ठीक तो कोई मर भी जाता था तो खुदा न खास्ता। अब ये अच्छा नहीं हुआ, वो हमें पता तो चल गया तुम्हारी शनाख्त, ये जो वहमे थे, ये जो जमहूरियत के आपको मरोड़ उठते थे, आपने हमें खुद ही बता दिया कि जमहूरियत भी माल बनाओ और कब्जा करो। अच्छा काजी साहब, अब ये सामने हुआ है, आप इनकी सियासी पैदाइश, मोहतरम सियासी पैदाइश, किस दिन आपको लगा कि इनकी सियासी हरकत से जमहूरियत की खुशबू आती हो? कोई एक दिन बता दे। बेनज़ीर की हुकूमत 2 दफ़ा इन्होंने ख़त्म की, बेनज़ीर ने इनकी ख़त्म की। नसूर से दोस्ती का सफ़र, मुझे बताएं कहाँ से इनकी है? मास वाए 9 माह में अवाम को महंगाई की आग में झोंकने के और अपने मुकदमात ख़त्म कराने के, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कराने के।
दहशत गर्दी बढ़ाने में, इमरान खान को माइनस करने में जितने अदारों का गलत इस्तेमाल ये कर रहे हैं, आज तक 70 साल तमाम यैया का ले ले और अयूब का ले ले, इतनी नई खिलाफ वर्जियाँ हुई जितनी ये 9 महीने और खुसूसन आखिरी 22 दिन में हुई हैं, जितना इन्होंने तोड़ा। वैसे भट्टी साहब मैं लेकिन इतने बेज़मीरे अफसरों की लाइन लगाई हुई है इन्होंने, मोटू छोटू गैंग की। अच्छे अफसर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन भी है, लेकिन इनका मेरिट क्या है? वैसे इमरान खान पे कातलाना हमला कराएंगे, तुमने आंखें बंद रखनी है। सुन लें, इमरान खान को वो नाहल कराना है, तुमने आंखें बंद रखनी है। इमरान खान के लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने हैं, तुमने आंखें बंद रखनी है। तुमने झूठे मुकदमा दर्ज करने हैं, तुमने झूठे रेड करने हैं, तुमने लोगों को रुसवा करना है, तजलील करना है। काजी साहब आज देखे ना, शेख रशीद यार, एक हुकूमे की 4 आपने FIR कर दी, आज मुस्तरद, आज उसकी जमानत नहीं हुई। क्या शेख रशीद राह का एजेंट है? वो यार तुम्हारे साथ भी रहा है, वो तुम्हारी उतनी उम्र नहीं मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की इतनी बातें करती हैं जितना उनका सियासी तजर्बा है। स्टूडेंट लाइफ में पहली दफ़ा अंदर है, गलतियां हर एक से होती हैं, लेकिन आप इक़्तिदार की हवस और तकब्बर में फिरौनियत की आखिरी भट्टी साहब सीधी गल करो ना, जो जमहूरियत का यहाँ मुर्दा खराब हो, यहाँ नहीं हर जगह हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है। इसका मतलब है ये ख्वाब जो हमें दिखाया गया और 35 साल हमने यूं दिल से लगा के इसको रखा था, ये थी तुम्हारी निजी अमलाक, निजी कारोबारों और निजी माल जो है जायज़ या नाजायज़, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए था मार्शल लॉ भी, और ये भी एमएसएड फ्रॉड करते रहे हो। काजी साहब, मैंने कहा है कि अगर नवाज शरीफ लंदन इलेक्शन लड़े तो लंदन में मार्शल लॉ लग जाएगा 3 दिन में। इसहाक डार साहब आए, काजी साहब सुन ले, 6 साल से इश्तिहारी थे, ये दावा करके आए कि मैं मुल्क की पटरी को माशी तबाही से निकाल लूँगा। अपने 50 करोड़ का अकाउंट रिलीज़ कराया, अपना बैंक प्लज जो घर था वो रिलीज़ कराया, अरबों रुपये मज़ीद और कमाए, और डॉलर को 300 रुपये के करीब 290 के करीब लेके। इनका इस मुल्क से वास्ता क्या है? नहीं, ये इमरान खान ने किया यार, उसने नहीं किया। और काजी सारे रोज लोग यही तो बताते हैं, खत्म हो चुकी है, उस वक्त 178 की थी, आप क्यों बायस नहीं, हो रहे फिर हैं? भी नहीं जी, नहीं आप नहीं मानते इमरान खान का फोबिया हो गया। आज हम नहीं मानते ना जी। मुझे लगता है सो यार, ये इतना इमरान खान का डर है। वो इमरान खान कहते हैं कि मैं जेल भरो तरीक, पूरी मुस्लिम नून जेल भरो तरीक के बढ़ जाती है। इन्हें तो इतना इमरान फोबिया हो चुका है, ये अपने बच्चों का नाम इमरान खान रख देंगे गलती से, गुस्से में ही। ये गिरफ्तारी पे ये एक वो सुना है, गिरफ्तारियों के हवाले से मरियम साहिबा का एक्सपर्ट है, ये सुने और फिर बताएं आप इस पर क्या कहेंगे। 2-2 घंटे की गिरफ्तारियों में जिस तरह बच्चों की तरह ये बिलक बिलक के रो रहे हैं, कसम से तरस आता है इन लोगों के ऊपर। अगर हुकूमत करनी नवाज शरीफ से नहीं सीखी थी तो अपोजिशन करनी नवाज शरीफ से सीख ली होती। कहते थे कि पहली बार टक्कर के लोगों से पाला पड़ा है, टक्कर के लोग जमीन पर बैठ के बच्चों की तरह रो रहे हैं। टैंकों के आगे लेटने का दावा करने वाले बार बार बिलक बिलक के रो रहे हैं। टीवी पर देख रहे हो ना। वैसे जो नवाज शरीफ साहब पर मुजालम हुए हैं यहाँ पे, वो तो किसी पे नहीं हुए। अच्छा, आजकल भी हो रहे हैं भट्टी साहब। टक्कर की बात ज्यादा तकलीफ दे लगी है। हाँ, वो मेरे ख्याल में उसका फिक्र है ना आपके दोस्त इमरान रियाज का। टक्कर लगी है अभी तक। ओए होए, टक्कर की चोट आज मुझे अंदर फील हो रही है। इमरान रियाज तुमने क्यों इतनी खौफनाक टक्कर मारी? वो बकायदा फील कहते हैं इमरान खान से अपोजिशन सीखे। क्या मैं बताऊं, मैं आई विटनेस हूं नवाज ये देखिएगा कौन सी जेल है भट्टी साहब जिसमें ये हैं। ये मेरी अर्ज सुन ले, इमरान नवाज शरीफ को रोते हुए डयाला जेल में मैंने देखा है। 17 मिनट में 12 मिनट आंखों में आंसू थे। वो आप क्या कह रही हो? क्या भट्टी साहब ये क्या बात कह रहे हैं? मैं आरफ हमीद भट्टी मुकल्लम खुद ना मैं शराब पीता हूं, ना मैं जुआ खेलता हूं, ना मैं कोकीन पीता हूं। मैं कह रहा हूं बुलाए, इन्होंने अपोजिशन की कब है? मरियम नवाज साहबा नहायत काबिल एहतराम, ऑन ओथ बता दें, नैब कस्टडी में इनके पास मोबाइल था। इमरान नवाज शरीफ को रोजाना प्रोटोकॉल के मुताबिक कितने लोग मिलने आते थे? बाहर से खाना आता था। वो तो पिकनिक थी। तो शेख शेख रशीद वाली जेल नवाज शरीफ 6 मिनट नहीं काट सकता। 6 मिनट जब ये एक बंदे से नैब में डील करके सर्विस अस्पताल गए। काई साहब सुने आपके लिए, डील करके सर्विस अस्पताल गए। वो तो इमरान खान ने उस्मान बुजदवार पहले मुझे वो बात बताएं, वो रोने वाली क्या बात आपने की? वो क्या? आंखों से रोए, आंखों से। आप वहां मौजूद थे? नहीं, मैं मरीखते सा मैं मिलने गया था, क्योंकि 3 तारीख को सितंबर को 99 को मुझे किसी ने कहा था तुम तो बेवकूफ साफी,
मैंने तो 5-6 इलेक्शन हमारे अगले हैं, मैं क्या 25-30 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। वो 25-30 साल तो मुझे तो अपने 25-30 सेकंड का नहीं पता। मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ, अगर आदम स्वाति वाली सुन लें, मोहतरम फवाद चौधरी वाली, शहबाज गिल वाली, शेख रशीद वाली 5 मिनट पुलिस कस्टडी में नहीं रह सकते। काश इनको ना जुल्म होना चाहिए, ये भी हमारे लिए काबिल इज्जत है, बहन है, बेटी है हमारी। कैसा 5 मिनट, वो तो इमरान खान का काम खराब हुआ, बुजदार जैसा नाअहल करप्ट आदमी मुबैना तौर पे लगा दिया, वो इन्हें सहूलतें देता रहा, वो इन्हें सहूलतें देता रहा। अब इन्होंने चुन चुन के 25 जुलाई को जिन्होंने जुल्म किया था वो सारे अफसर लगाए हैं। क्यों कि इमरान खान को वो कुछ रहे हैं, वो सरकारी अफसर नून लीग के जाती मुलादा में DIG IG सेक्रेटरी जाती मुलादा यार जो बाहर बैठ के पोस्टिंग के लिए 2-2 घंटे बैठे रहे और हम पकड़ते रहे। तो छोड़े यार, मैं बताऊं कौन सा नाम लेके बड़े हम कहते उठ गए हो तुम, बातें करते हो चुतर अपने दफ्तरों में बैठ के। बड़ा बताओ किस किस के पाँव पकड़े आपने पोस्टिंगों के लिए? बड़ी साहब, किसी हर चीज टके टोकरी बिकी, हर चीज को, जिस चीज का कोई एतबार था, कोई नाम था, वो 2-2 टके में बिकी। मैंने थैला दे, मैंने थैला दे। एक अफसर लाहौर में तैनात किया, उसने एक पुराने थानेदार को बुलाया, ये 2-3 साफियों पे मैंने पर्चे देने हैं, बताइए इन पे किस केस में करूं। वो यार ये क्या डरा रहे हो, वो करो रेटे, करो रेटे। ओहो, और IG डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आपसे हमारे कोई 25 साल के एहतराम का रिश्ता है। आप इन किराए के मोटू गैंगों को रोके मेहरबानी करें, आइन शिकनी ना करें, हम सहाफ़ी हैं, मेहरबानी करें। हमारी सिर्फ गुजारिश है, हाँ हम गलत हैं तो करें, ये धमकियाँ ना दिलवाएं। मैं IG उस्मान अनवर साहब आपसे ये मैसेज दे रहा हूँ, यही मैंने वज़ीर आज़म साहब को भी मैसेज भिजवाया, आर्मी चीफ साहब को भी मैसेज भिजवाया कि ये लोग बुग़्ज़ इमरान में इंसानी हकूक़ की वायलेशन कर रहे हैं, हिकमत अमली बना रहे हैं, इन्हें रोका जाए, इन्हें आइन और कानून के दायरे में काम करने का पाबंद किया जाए। कादी साहब, ये बुग़्ज़ इमरान में पाकिस्तान की सलामती के लिए मुबैना तौर पर खतरा बनते जा रहे हैं। मुझे कल बात बताई थी, मैं सोशल मीडिया पे मेरे हवाले से मरियम साहिबा का, ओए बात एक तो फोन नहीं चुकना किसी ने, जिनके ऑर्डर लेके आप शरीफ लोगों पर हाथ उठाएंगे। यहाँ कौन सा कानून तो केड़ा की कहानी ना करें, इस आग में कोई भी जल सकता है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको सोशल मीडिया के हवाले से मरियम साहिबा के क्या ख्यालात हैं। सोशल मीडिया की ये बात नहीं है, बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी होता है। 1-2 चैनल्स ऐसे हैं जो पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स बने होते हैं, वहां पर भी झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि मैं अपने बारे में कोई चीज देख रही होती हूँ तो मुझे हैरानगी होती है कि ये मेरे बारे में स्टेटमेंट्स चल रही हैं, ये कहाँ से आए, और जराए लिखा होता है आगे। बट साहब हम तो वल्नरेबल हैं, मतलब पता नहीं वो किस क्यों क्या कौन उनके ज़हन में है। मोहतरमा मरियम नवाज साहबा काबिल एहतराम, कल भी काबिल एहतराम थी, काबिल इज्जत थी, वो कह रहे हैं झूठ बोला जा रहा है। मरियम औरंगजेब साहबा बहुत अच्छी खतून है, मैं तो उन्हें बहन कहता हूँ। 3.5 साल पहले मुलाकात हुई, मैंने कहा जी मेरी आपसे कमिटमेंट है, आपकी एक खबर नहीं रुकेगी, एक खबर। मरियम औरंगजेब साहबा गवाह है, AGN के खिलाफ एक खबर गलत निकाली है तो लाएं, एक खबर मरियम औरंगजेब साहब कह रुकी। जब मरियम नवाज, हमारा नाम तो नहीं लिया, मैं पॉइंट आउट नहीं किया, हमारा नहीं किसी का भी किया, मेरे साफी भाई हैं ना, हाँ जो बायसा करे सुन लें। एक दफा मरियम नवाज आजकल जिनकी लाडली हैं, इन पे पाबंदी थी इन्हें नहीं दिखाना। जुल्म तो करते रहे ना, जुल्म तो एक हिस्ट्री है इस मुल्क के मादी में। मैंने जान के अपने डायरेक्टर न्यूज़ को कहा मरियम को ऑन कर, उसके बाद टेलीफोन के तांदे बंद गए। आज अब उनके ये करीब है, लुक यार हमने तो आपको भी कवर किया मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, आपकी वालदा अल्लाह उनके दर्जात बंद करे, कुलसूम नवाज साहबा को भी कवर किया। हर साफी बकाऊ नहीं होता, हाँ आपने कुछ साफियों को पैसे बंटवाए हैं मुबैना तौर पर, मैं ये नहीं कह रहा 100%। आपने सोशल मीडिया भी एक्टिव किया, आप अपने दौर की 3.5 साल की लाएं कौन सी खबरें आपके बारे में गलत चली हैं। हाँ आपने अब किराए के अफसर रखे हैं, हमने नहीं रखे। हर चीज में आपने सस्ती धुर बना लिया, साफियों को तनकीद करना। अच्छा मैंने एक शॉट और सुनवाना है बड़ी साहब आपको, जरा सुनिए, चले देख लेंगे। हम इनके खिलाफ ना गलत खबर चलाई थी, ना चलाएंगे, ये हमारे खिलाफ हम किसी के खिलाफ ये करें, हाँ निशानदेही करते रहेंगे।
इमरान खान साहब की हुकूमत में उस्मान बुज़दार का करप्शन का दौर था, आज भी कह रहे हैं। अच्छा ये सुनिएगा ज़रा, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कुछ कहा है। आज बाजवा साहब जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है, ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। सिर्फ ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इस घड़ी चोर को सियासत से उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा। बट साहब क्या जमहूरी तरीका हो सकता है किसी आदमी को सियासत से बाहर निकालने का? देखें कादी साहब, एक तो कहती हैं कमर जवेद बाजवा साहब ने कहा इमरान को लाना, एक तो उन्होंने चार्जशीट कर दी, इसका मतलब है इल्जाम लगा दिया जो बड़ा एक खतरनाक आर्मी चीफ पे लगाया है। हमारी तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम आर्मी चीफ पे लगा, इनके बकौल दाग। आपका चचा वजीर आज़म है, इंक्वायरी करा लें उसकी आज ही इसी वक्त, दाग धो दे। दाग तो अच्छे होते हैं लेकिन आपके चेहरे पे लगे होते हैं। नहीं, मुझे एक सवाल, ये जो आपने बात कही है कि जी आप बाजवा साहब नहीं है, बाजवा साहब तशरीफ ले गए, गवर्नमेंट इनकी है, तो ये दाग आपने खुद धोना है ना? नहीं, या कोई और धोएगा? बात है ना, वजीर आज़म इनके सुबह इंडिपेंडेंट को। दूसरी बात, कमर जवेद बाजवा साहब ने, हामिद मीर साहब थे, काशिफ अब्बासी साहब थे, उन्होंने आपकी फैमिली के बारे में जो कहा वो भी गवाह है। कमर जवेद बाजवा साहब इधर उधर से खबरें अपनी चलवा रहे हैं, जब खुद अपने मुंह से कहते रहे वो भी चलवाएं, ना खुलाएं मुंह हमारा। हम अदारों का एहतराम करते हैं क्योंकि अदारे हमारे हैं। दूसरी का हिसाब अखे चाक पाओ। कमर जवेद बाजवा साहब ने इनके बारे में जो लफ्ज़ कहा था, इन पे रेड लाइन है। उन्होंने कहा ये मुल्क बेच रहे थे, उन्होंने कहा इसहाक डार ने कमीशन मांगी। अगर वो गलत है, मान लिया उन्होंने आइन की है, तो भाई आपकी हुकूमत है, आप सुबह इंक्वायरी करवा लें। अच्छी बात है इस वक्त इस सारे लुटेरों का एक दफ़ा चेहरा एक्सपोज हो, क्यों नहीं करते ये? दूसरा, इन्होंने एक और, मैं पर्सनली मैं जानता तो नहीं, कभी मिला भी नहीं, अखबार में नाम सुना है, मोहतरम सैयद आसम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ हैं इस वक्त, हर वक्त वो विरद करते हैं। इन्होंने चंद दिन पहले कहा हमारी हुकूमत तो 28 नवंबर को आई, तो वो जेन्युइन प्रोफेशनल आदमी है, क्यों फौज को बीच में ला रहे हो? अगर फौज के चंद आदमी हो सकता है आपके पास हों, 1 2 3, बाकी 100% तो फौज ठीक है, जवान शहीद है, भाई उनके खिलाफ कार्रवाई करो। अगर आप समझती हैं आपके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई, आपने तो अपनी इमरान खान की हुकूमत में जो बुज़दार था, आपको पता ठोकर ये गए तो उस पर नैब पे हमला कर दिया, नैब पर हमला कर दिया, आपको तो तब किसी ने कुछ नहीं कहा। आप जेल में पाकिस्तान की 90% आबादी से ज्यादा पुरसाइश जिंदगी गुजारती रही, बेड था इनके कमरे में। नैब में मोबाइल फोन किसके पास होता है काजी साहब? मोहतरमा साहिबा के पास था। नवाज शरीफ शेड्यूल देते थे और शाम को डिप्टी सुप्रीडेंट के कमरे में रात को रहते थे, जेल में भी नहीं रहते थे, ना सच्ची बातें खुलवाएं। अच्छा चलें, ये तो पंजाबी मुहावरा आपने सुना, फिल्म का डायलॉग है यार। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, बस इतनी मैं कहूँ, तो करने वाले हैं काम करें, कोई तरला मेहनत करें। 2-4 गोरे आए हुए हैं, हर जगह वही बैठे हैं, लगता है फिर 47 से पहले का दौर आ गया है, उससे निकाले हमें। बाकी इमरान शिमरान तो चले होते ही रहेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। नैब तरामीम केस में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि रेड लाइन क्या है, और क्या ये दोबारा केस भी खुलेंगे, ये क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने नैब लॉ में जो तरामीम थी उसके हवाले से जो केसेस ख़त्म हुए उनकी तफसीलात मांग ली है, और जो दूसरी तरफ हुकूमती शख्सियात के केसेस जो हैं वो नैब से मुंतकिल किए जा रहे हैं, कहीं और जाएंगे। मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई इंडिपेंडेंट बॉडी, बात होती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं, जिस तरह आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इलेक्शन जो कमीशन है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, और गवर्नमेंट एक दफ़ा अपॉइंट कर दे तो फिर आप गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते।
ये जो यहाँ FIA ये वो दाएं बाएं ये ऑल कंप्रोमाइज, मुझे उठा लो आपको उठा लो, जिस तरह उसको उठा के ले गए। आजकल पोस्टिंग वो मिलती है जो झूठे पर्चे का एक्सपर्ट हो, जो जाली मुकाबले का एक्सपर्ट हो, जो तरीके से आपको हमारे एक जानने वाले हैं बड़ी अच्छी शोहरत के हामिल बाबर बख्त कुरैशी साहब, जी जी, उस बेचारे का इतना कसूर है, वो इनके कहने में गलती नहीं, 10 महीने से उसको OSD रखा है, उसका क्या कसूर है? वो झूठे पर्चे नहीं देता, वो मोटू गैंग का हिस्सा नहीं बनता। इतने बाइस्ड हैं यार, आपने ईमानदारी इस मुल्क में क्राइम बना दी है। आप चुन चुन के वो लड़के बंदे लगाते हैं जो आइन शिकनी करें, जो आपके ज़ाती ख़ानदान शरीफ के ज़ाती ग़ुलाम हों। एक शख्स नैब से भाग गया, उसका नाम पता नहीं मुझे क्या है, लंदन में है आजकल वो, उसने एक एंटी करप्शन में एक बंदे को, नवीद अकमल को उठाया, इतना जुल्म करवाया, इतना जुल्म करवाया कि अर्श भी कांप उठा, उसकी बीवी को भी रसवा कराया। इन्हें चाहिए लोग कादी साहब गुलाम। ओ भाई, आप आइन की हुक्मरानी करें, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन का काम है साफ इलेक्शन कराना। अगर तरीके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतती है, अल्लाह इन्हें इज्जत दे, पीपल्स पार्टी, PTI, नून लीग। लेकिन अच्छा ये भट्टी साहब, ये जो IMF भी कह रहा है ये अपने एहतसाब के निज़ाम को ठीक करें, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से फैक्टर से बड़ी मुश्किल से पता नहीं अभी जान छूटी है या नहीं छूटी, और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है वो यकीनन दहशत गर्द भी करते हैं, लेकिन माशी दहशत गर्द ज़्यादा करते हैं। क्या ख्याल है आपका? कादी साहब, मैं आपको सही कह रहा हूँ, अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग पे काबू डाल लेते, हराम के पैसा, कमीशन का पैसा, तो पाकिस्तान में डॉलर आज भी 200 से नीचे होता। असल डॉलर ये चंद लोग, चंद खानदान अशराफिया लीड कैप्चर जो है, ये मुल्क से बाहर देखे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ यार, ये ज़रा मुझे फुटेज दोबारा दिखाइएगा, ये बट इसको यार बड़ा कर सकते हैं आप ज़रा, ये जो 2 on 2 है, 1 on 1 कह लें, ये ज़रा अगर आप हमारी तस्वीरें हटा के दिखाएं, ज़रा उनका डिमीनर देखें, जिस तरीके से वो फ्राउन कर रहे हैं और जिस तरह से हम आगे से हंस के कह रहे हैं जी 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 तरला टाइप प्रोग्राम हो रहा है। और ये देखें, इसकी शक्ल देखें, ये देखें ज़रा, ये देखें ज़रा, ये इधर से मुस्कुराहटें देखें, एक तरला प्रोग्राम वो देखें, जैसे इस तरह नहीं स्टर्न। ये अगर इसकी रीडिंग करें बड़ी साहब, ये बाकायदा आप एक साइंस बन गई है कि आप इन बड़े जो लोग हैं इनके चेहरे से कैसे, ये देखिए, दिस इज हाउ काजी साहब, ये है 100 घंटे की तकरीर, एक तस्वीर उससे ज्यादा बोल पड़ती है ना। आप देखिए, ये बोल रही है ना, आपको मैं कह रहा हूं, तस्वीरें बोलती हैं। जब आप किसी से गुफ्तगू करें ना, गुफ्तगू सुनते रहें, चलिए इस पे कभी उसके चेहरे पे निगाह रखें, झूठ अया हो जाएगा, झूठ अच्छा, की एक बदबू है यार एक आगे मुझे रौला पाया। अच्छा, IMF के ये पाँव पकड़ कर हमें ही मकरूद करना है ना। अच्छा, ये भाई ज़रा ये अब ये जो स्टोरी है हमारी बड़ी साहब, तो 1-2 मिनट भैया इस पर ख़त्म कर लें। जो गलत अफवाहें फैल रही हैं यहाँ पे, किसी बंदे ने जो है 3 दिन पहले कर दिया था तुर्की के ज़ल्ज़ले के हवाले से, और यहाँ भी एक पैनिक फैला हुआ है। तो हाँ जी बताएं, हमारे साथ हैं हमारे जो मेहरबान हैं, जिन्होंने माहिर अर्जियात जाहिद रफ़ी साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर आप फॉर योर टाइम। हुजूर, 1-2 बातें, क्या ज़ल्ज़ला प्रिडिक्ट हो सकता है? नंबर 1। नंबर 2, ये फरमाइए कि ये जो है नीचे तो हमारे ख्याल में तो ये इतना सेब की क्रस्ट जितना ही होता है ऊपर, तो वी ऑल आर वल्नरेबल। और ये जो पाकिस्तान में फैली हुई अफवाहें, आप इनको रबिश करेंगे या डू यू लैंड एनी क्रेडिबिलिटी टू दैम? जनाब जाहिद साहब। जी बहुत शुक्रिया। इसमें ऐसे है कि पहला जो क्वेश्चन आपका है प्रेडिक्शन का, तो जो प्रेडिक्शन होती है वो शॉर्ट टाइम के लिए है। जैसे वेदर की हम प्रेडिक्शन करते हैं जी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा नहीं होता। इसमें हम जो करते हैं वो रिटर्न पीरियड निकालते हैं। रिटर्न पीरियड से मुराद है कि अगर आज एक क्विक आता है तो स्टैटिस्टिकल पीछे से 100 साल के डाटा की बेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि नेक्स्ट अगले 5 साल में या 10 साल में ये अर्थक्वेक आएगा, तो फिर इस तरह करके हम इसका रिटर्न पीरियड निकालते हैं। दूसरी बात जो आप कहते हैं कि ज़मीन के अंदर जो अर्थक्वेक्स आ रहे हैं और जो रॉमर्स फैली हुई हैं कि जैसा, एक्चुअली इसकी कोई रेलेवेंसी बनती नहीं। ये कोई बात की गई है गालिबन से डच साइंटिस्ट के थ्रू, लेकिन उसकी और टर्की का अर्थक्वेक मे भी उसके बाद ऐसे एक हिट एंड ट्रायल है हो गई, लेकिन अभी तक उसकी कोई साइंटिफिक डाटा या साइंटिफिक रीज़न जो है वो हमारे सामने नहीं आई कि हम कहें कि जनाब इसकी टेक्निक जो है वो ऐसी है कि जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और जो तरीका है मुरवजा
साइंस का सारी दुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट। अच्छा ऐसा जरा रहनुमाई फरमाइएगा, कुछ पैनिक फैल गई है कुछ लोगों की नादानी की वजह से, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 2-4 दिन में पाकिस्तान में ज़लज़ले या इस किस्म की उस्मानी आफात के कोई असर है या बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ताकि लोग आपको सुन रहे हैं और यकीनन उनके लिए एक थोड़ा सा रास्ता होगा आपकी भाई बताई हुई बात? जी, ये एक्चुअली देखिए, पाकिस्तान वैसे ही एक ऐसी जगहों पे वाक़ है जहाँ पे फॉल्ट्स हैं। पाकिस्तान में आपने देखा है कि माजी में डिजास्टर अर्थक्वेक आए हैं, जैसे कश्मीर का था 2013 में, उधर बलूचिस्तान का था, या वैसे हमारे नॉर्थ में इधर आते रहते हैं। इस सेंस में तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले भी डिजास्टर्स भी आए, आइंदा फ्यूचर में भी आ सकते हैं। लेकिन ये कहना है कि जी कल आ जाए, परसों आ जाए या महीने बाद आ जाए, ये चीज़ जो है वो पैनिक फैलाती है और इस पर आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा जाहिद साहब, फाइनली कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं कि जी वो शिफ्ट करती हैं, थोड़ा आसान ज़बान में बताएंगे हमारे जिसके बाद ज़लज़ला आता है? जी बिल्कुल ऐसे है कि ज़मीन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ जमीन के नीचे क्रैक्स हैं, जैसे ब्लॉक्स होते हैं ना, 2 बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उनके बीच में क्रैक्स हैं। अब प्रेशर की वजह से एक ब्लॉक जो है वो मूव कर रहा होता है, यानी दूसरे ब्लॉक के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है। अब वो प्रेशर समटाइम इतना बढ़ जाता है अब कि जिसकी वजह से नीचे जमीन के नीचे चट्टानें होती हैं वो टूट जाती हैं। जब वो टूटती हैं तो उससे वो एनर्जी रिलीज हो जाती है और वही एनर्जी जो है वो सेस्मिक वेव की शक्ल में ट्रैवल करती हुई ऊपर सरफेस के ऊपर आती है और जिससे ग्राउंड शेकिंग होती है और बिल्डिंग जो है ये डैमेज होती हैं, ये कोलैप्स होती हैं। तो ये एक इसका मैकेनिज्म है अर्थक्वेक आने का। तो ये फॉल्ट्स होती हैं जिन्हें हम जमीन के अंदर, वो भी काफी गहराई में होती हैं। ऐसा बड़ा रिलीफ हुआ होगा लोगों को आपकी बात सुन के, और आई होप जो पैनिक है वो उसमें यकीनन बहुत कमी आएगी। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब, अच्छा हुआ कि हमने लोगों को ये माहिर बता सकता है। लेकिन अभी हम इस पर कभी बात करेंगे कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं जापान में, और यहाँ क्यों नहीं बनी, जो 2005 के बाद घर बनने थे वो माल किधर गया, इस पर कभी फिर बात मुल्क करेंगे। में आइन पे तो इम्प्लीमेंट करा लें, कानून तो बना लें। जिस मुल्क में आइन और कानून नहीं है। अच्छा अभी हमें ज्वाइन किया है मारूफ जो मईशत के को जानने वाले और जनाब मारूफ जो एक हमारे दानिश्वर हैं, जनाब शबर जैदी साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शबर जैदी साहब, आपका टाइम है। वैसे अजराए तफन्नुन तो नहीं कह रहा, अभी हम देख रहे थे कि बड़े स्टर्न फेसेस थे IMF की जो खातून और एक साहब बैठे थे और हमारे जो थे बड़े मुस्करा रहे थे बड़े लजाजत के साथ। तो ये वैसे मेरा वहम था या क्या था? एक तो ये वैसे सवाल है ज़िमनन। दूसरा ये बताइए हाउ क्लोज वी आर टू द डील, और उसके बाद हमें रिलीफ क्या मिल सकता है आज कल में, कोई ऐसी क्या कहानी है? जी शबर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मुझे वो क्लिप देख के बहुत अफसोस हुआ कि IMF वाली जो खातून बैठी थी पीरेज गेरियोज और जो उनके साथ आए थे वो लोग बड़े सीरियसली गुफ्तगू कर रहे थे और हमारे लोग ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल रिलैक्स्ड हैं, और एक दो उसमें से जो लोग थे वो तो एक्चुअली हंस रहे थे। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और मुझे लगता है कि वो सीरियसनेस डिमॉन्स्ट्रेट करती है हमारी पोजीशन की। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं है कि वो IMF की जो भी बात आएगी उसको माने, और वो मानेंगे। इस पर तकरीबन हर किस्म का एग्रीमेंट तमाम लोगों का, पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के हल्के हैं उनका एग्रीमेंट है कि हमें मानना है। अब प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो अपना फाइनल प्लान नहीं दे रहे हैं। मीन्स देने का मतलब 2 इशूज पे मेरे ख्याल में डिस्प्यूट है। एक वो ये नहीं क्लैरिफाई हो पा रहा है कि क्या वो ये एग्रीमेंट इस गवर्नमेंट के साथ फाइनलाइज करने को तैयार हैं, क्योंकि कहीं से ये बात मुझे पता लगी है कि उन्होंने ये बात कही है कि ये इस एग्रीमेंट की आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, बल्कि ये आने वाले 5 साल की पहली इंस्टॉलमेंट है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। जी। ये इस प्रोग्राम की आखिरी इंस्टॉलमेंट नहीं है, बल्कि आने वाले दौर की पहली इंस्टॉलमेंट होगी। तो इसका मतलब ये है कि हम अगले 5 साल में IMF के अंडर में रहेंगे, और उसके अंडर में रहेंगे तो वो ये गारंटी चाहते हैं कि पाकिस्तान के आने वाली गवर्नमेंट्स भी इस पे ऑन बोर्ड हो,
इस पे वो क्लियरली सामने नहीं आए हैं, मगर अंडर द टोन उन्होंने ये बात कर दी है। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी गवर्नेंस का सिलसिला यही रहा और आपकी करप्शन का सिलसिला यही रहा माशरे में, तो फिर हम या कोई और बाहर वाला आपको मदद क्यों दे, हम उस मुल्क को क्यों मदद दें जो अपनी मदद आप करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये दो फंडामेंटल पॉइंट उनके सामने रखे हुए हैं, मगर बॉटम लाइन ये है कि ये एग्रीमेंट होने वाला है। मगर इसमें जो मगर मैं कह रहा हूँ वो ये है कि मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, मैं बहुत लॉन्ग टर्म ये इस गवर्नमेंट का फ्यूचर नहीं देख रहा हूँ फाइनेंशियल साइड के कोलैप्स को सामने रखते हुए। अच्छा साहब गुजारिश ये है कि आप एक अरसा दराज से जो मौजूदा हालात है बड़े गंभीर, इनकी निशानदेही कर रहे हैं, बार बार कर चुके हैं हमारे प्रोग्राम में भी मरतबा, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत इसमें इतना संजीदा नहीं लग रही, वो सिर्फ इमरान खान को माइनस करने में लगी है। क्या हुकूमत का ये गैर संजीदा रवैया पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता जा रहा अगर इन्होंने इकॉनमी को बेहतर ना किया तो? देखिए आरिफ हबीब साहब ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बड़ी रेलेवेंट बात की है, मगर मैं इनके रवैये के बारे में सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि इनका रवैया एक्सपेक्टेड है जो ये कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान में स्टेक सिर्फ इनका नहीं है, पाकिस्तान में स्टेक कुछ और लोगों का भी है। मजबूरी जो हमारे साथ आ गई है वो ये आ गई है कि जो जिन लोगों का स्टेक है उसमें जो कायदाना लेवल पे जो तब्दीलियां हुई हैं वो बहुत रीसेंट हैं, तो उनको जो चीज़ें ब्रीफिंग्स मिलनी हैं और जो उनको फैसले करने हैं वो उसमें टाइम लग रहा है। बेसिकली किसी भी इंसान को किसी फैसले पे पहुंचने के लिए थोड़ा टाइम लगता है ज़ाती तौर पर, और वो टाइम लग रहा है। और वो फैसले अब देखिए इसमें मैक्सिमम मेरा ख्याल है अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए, तो बल्कि शायद 2 महीने भी नहीं हुए। तो वो जो कायदाना तब्दीली है उस जगह पर वो उसको दे रही है, मगर उन्होंने ये बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे कर दी है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी हाल में पाकिस्तान को मज़ीद माशी मुश्किलात में देखना पसंद नहीं करते और गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, चाहे वो रहना चाहे पावर में या नहीं रहना चाहे। अच्छा एक और रहनुमाई फरमाएं, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के असल अदारे ही जिन्होंने मुल्क की सलामती की वजह है, क्या वो मजीद 6 महीने ताखीर करते हैं तो फिर मुल्क की माशियत को संभालना नामुमकिन हद तक मुश्किल नहीं हो जाएगा अगर जल्द फैसले ना किए गए जो भी करने हैं मुल्क की बेहतरी के लिए? आप 100% सही कहते हैं, 100% सही कहते हैं। आज जो 7 फरवरी है और अगर आप अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि ये 6 महीने नहीं गुजर सकते। मैं बिल्कुल सियासी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल टोटली इकोनॉमिक्स बात कर रहा हूं। हम 7 महीने नहीं गुजार सकते, ना वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है, ना वो पाकिस्तान की आवाम के लिए अच्छा है, ना वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अच्छा है। मैं तो एक और बात भी कहता हूँ, उन सियासतदानों के लिए भी अच्छा नहीं है। मुझे तो इनकी एक कमअखली नजर आ रही है या सोच की मतलब नापुख्तगी नजर आ रही है कि वो बिल्कुल लिखी हुई चीज को दीवार पे देख नहीं पा रहे हैं। शमर ज़ैदी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट 2 बातें मैं उस पर दोबारा वापस आना चाहता हूँ। अभी आपने एक फिक्रा कहा कि फाइनेंशियल कोलैप्स जो है, अल्लाह करे गॉड फॉरबिड, वो अलाउ नहीं करेगा टू दिस गवर्नमेंट टू कंटिन्यू। एक तो आपने ये बात की, दूसरी बात जुड़ी हुई कि वो कहते हैं ये अगला है, तो अगले का मुराद अपोजिशन को ऑन बोर्ड लें, वो तो इमरान खान है। तो डू यू थिंक दैट इज दी बेसिकली जो बॉटलनेक है? यस, बॉटलनेक यही है, और यही बॉटलनेक जो सवाल आरिफ हबीब भट्टी साहब ने किया उसमें ही बॉटलनेक यही है कि देखें, मैं एक बात कह रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान में इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अपने मौलाना साहब इकोनॉमिक पॉलिटिकल रियलिटी हैं, और इन पॉलिटिकल रियलिटीज के साथ ही हमें जिंदा रहना है। मगर इन पॉलिटिकल रियलिटीज को ये रियलाइज जरूर करना चाहिए कि पॉलिटिकल रियलिटीज अगर इकोनॉमिक रियलिटीज से क्लैश करेंगी तो फिर वो क्लैश बहुत बड़ा हो जाएगा, और इमरान खान को किसी तरह से भी साइड लाइन करके
या किसी तरीके से उसको परेशान करके कोई फैसला करना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के माहौल के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं इमरान खान के साथ कोई मेरी दोस्ती है, मैं ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो की बुनियाद पे ये बात कर रहा हूँ कि एक पाकिस्तान की इकोनॉमिक रियलिटी है। हम उसको माने या नहीं माने, हम छोटे छोटे केस तोशा खाना और फंडिंग और टेरियन और ये सब चीजें लेके जब बैठे हुए हैं, पाकिस्तान इन चीजों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शाबिर साहब, गुजारिश है हम भी इमरान खान की बात नहीं करें, आपसे जो कर रहे हैं कि आप पाकिस्तान की इकानमी को समझते हैं और पाकिस्तान का दर्द रखते हैं। अब जो मैं समझाऊं, इन हालात को बेहतर करने के लिए, मुल्क में माशी को बेहतर करने के लिए सियासी इस्तेकाम या मुस्तकम हुकूमत कोई भी हो उसका आना जरूरी है। कोई कमजोर हुकूमत अहम फैसले नहीं कर सकती। क्या मैं सही समझाऊं? देखिए, मैं इससे आगे चलूंगा भट्टी साहब। आजकल में फैसला किया है सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने, कि वो बिजली के बिल के ऊपर उन्होंने फैसला किया है कि वो कंज्यूमर को एक सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा बिजली का बिल नहीं पे करेंगे। देखिए, मैं उसकी फैसले के बारे में नहीं जाता। अगर अदलिया माशी फैसले करने लगेगी और ये इस तरह के ऑर्डर्स आएंगे तो ये चीज़ नहीं चल सकती। मैं जो आपको एक और बात कहने लगा हूँ, उसको मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। पाकिस्तान के आज के माशी हालात से पाकिस्तान को निकालने के लिए 6 लोगों को साथ मिलकर बैठना पड़ेगा, 6 इदारों को। एक इदारा है उसमें पॉलिटिशियंस, एक इदारा है उसमें अदलिया, एक इदारा है उसमें मीडिया, एक इदारा है उसमें ब्यूरोक्रेसी, एक इदारा है उसमें आर्मी और एक इदारा है IMF और USA एंड चाइना। अगर आपने इन 6 आदमियों को साथ नहीं बिठाया तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आप 30 जून 2023 से पहले डिफॉल्ट कर जाएंगे। जिस तरह से हमारी चीजें चल रही हैं, हमारी अदलिया इकोनॉमिक मैटर पे फैसले दे रही है। गलत या सही की बात नहीं कर रहा मैं। क्या अदलिया को इकोनॉमिक मैटर्स पे फैसले देने चाहिए? ये एक सवाल है, क्योंकि इससे मतलब हो गया कि स्टेट का निजाम चल नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट ने जो भी फैसला किया, गलत किया है, सही किया, उसको गवर्नमेंट तब्दील करे, अदलिया उसको रुकवा रही है, तो इसका मतलब है सिस्टम फ्रैक्चर हो गया है और कहीं से कोई आर्बिट्रेटर या सालसी आके इनको समझाए कि सर ये अब नहीं चल सकता इस तरह से। आप अपनी जगह आजाद हैं, ये अपनी जगह आजाद है, मगर अगर सब आजाद हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल पड़ जाएगी। अच्छा, एक बात फिर, यानी आपने 6 जो स्टेक होल्डर्स गिनवाए, अब उसमें जो बाज़ाहिर चीज़ नज़र आती है उसमें तो देखें कि पर्चे हो रहे हैं, उनके हमायतियों पर पर्चे हो रहे हैं, साफ़ियों को उठा लो। Who cares about this financial collapse? इन्हें अंदाज़ा भी है इसका क्या मतलब है? जिस तरह आप श्रीलंका में देखा था आपने क्या हुआ बड़े मुअज़्ज़ज़ इदारों के साथ। देखिए, मैं सिर्फ मैं ज़ाती तौर पर मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये जो पर्चे हो रहे हैं, इसको उठा लो उसको उठा लो, छोटी मोटी बातें, ये मेरा अपना ख्याल है कि ये सियासी लोग कर रहे हैं। इसके पीछे कोई विंडिक्टिवनेस या इंतकामी कार्रवाई किसी इदारे, पाकिस्तान के रेलिवेंट इदारे की सपोर्ट से नहीं हो रही है। और ये जो छोटी मोटी हरकतें हो रही हैं वो लोग कर रहे हैं जिनके जहन छोटे हैं और वो ये समझते हैं कि इन छोटी मोटी चीज़ों से वो चीज़ों को डिरेल कर लेंगे या चीज़ों को कंफ्यूज कर देंगे। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती व्यू है कि जो आज की गवर्नमेंट है PDM की, ये माशी मसाइल में फेल हो चुकी है। उनको नज़र आ रहा है कि जो लोग रेलिवेंट है पाकिस्तान में वो ये फैसला कर चुके हैं कि इनके पास माशी हल नहीं है। अब ये लोग सिर्फ इस वक्त कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्मोक स्क्रीन क्रिएट कर रहे हैं कि अगली वाली तस्वीर साफ नजर नहीं आए। अब यहाँ पे पुख्तगी इमरान खान की जहन की होनी चाहिए कि वो स्मोक स्क्रीन के पीछे की वजह से सिस्टम को खराब नहीं करे। जो लोग पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखना चाहते हैं और पाकिस्तान में रेलिवेंट है, वो इमरान खान को एलिमिनेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। मैं ये कह रहा हूँ। तो गोया ये फिर बात तो तय हुई कि आप कह रहे हैं कि 5 साल आगे का वो देख रहे हैं और वो उनको यकीन नहीं है कि ये जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है ये 5 महीने भी खुदा न खास्ता नहीं चल पाएगी। तो वो अगर ऑन बोर्ड नहीं होते इमरान खान साहब तो मुआहिदा नामुमकिन होगा। मैं ये सही समझाऊँ आपकी बात शब्बर साहब? आप तकरीबन सही समझें।
तो शबर साहब, डू यू थिंक अब किसी ना किसी को तो इस मुल्क को बचाना है ना? सियासतदान काबिल एहतराम है, हुकूमत उनकी करनी है, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर इस मुल्क की सलामती को दाव पे लगता है तो दायरे हम सब कहाँ रहेंगे? कौन रोल अदा करेगा? आरिफ साहब, मुझे एक बात बताइए कि अगर आप आजकल सोशल मीडिया पे चले जाएं तो हर बंदा पाकिस्तान का अब एक नया तराना लेके बैठा हुआ है कि पाकिस्तान की हर खराबी की वजह एक इदारा है। ठीक है, ये नहीं देखता कि तमाम में सभी नंगे हैं। अब मुझे ये बताइए, जो मैंने आपके सामने 6 इदारे आपके सामने रखे थे, अब मुझे ये समझाएं कि इस मुल्क में तारीख में सालिसी का रोल किसने अदा किया है? सबको पता है। अब अगर आप कहते हैं कि वो सालिसी का रोल अदा नहीं करें तो फिर आप मुझे बताएं इस मुल्क में बड़ा कौन है और किस बड़े की बात कौन मानेगा? तो ये जो आपने बिल्कुल सही बात कही है कि किसी को तो आके इन 6 इदारों को साथ बिठाना पड़ेगा ना जी। मगर अब वो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ भट्टी साहब कि ये अब मैं हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है कि वो वापस ये फैसला होगा। और मैं सिर्फ माशी आदात की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये 280 का डॉलर पहुंच रहा है और ये महंगाई की जो लेवल आ रही है, रमजान आगे आने वाला है और दवाओं की शॉर्टेज आने वाली है, पेट्रोल की शॉर्टेज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, ये चलने वाला नहीं है। शबर साहब, रोकने को जी तो नहीं चाहता, टाइम आ गया, मगर एक बात जो कि इकनॉमिक क्लैप्स से बचाएं, दवाइयों की शॉर्टेज आ रही है, ये 2 पर्चे और ये बचगाना हरकतें बंद करें, इस मुल्क को बचाएं। 24 लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है, 24 करोड़ लोगों के। भट्टी साहब, इजाज़त और नाज़रीन से भी कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।